टीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज सिर्फ दो मौज़ूआत पे बात करनी है। एक ये है कि अमेरिका का जो दबाव बढ़ रहा है पाकिस्तान पर, और ये दबाव नित नई सूरत भी इख्तियार कर रहा है। इसकी वजूहत क्या हो सकती है, इसकी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ी शाही शादी हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी हुई है। उसके अंदर किस तरह बेदरेग कौमी ख़जाना लुटाया गया है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस आपसे शेयर होती रहे। अच्छा, ये सबसे पहले बात करते हैं जी कि अमेरिका, यकीनी तौर पे जब अमेरिका का नाम लिया जाता है तो आलमी सतह पे एक वर्ल्ड ऑर्डर का ज़ेन बन जाता है कि अमेरिका एक पूरी दुनिया के अंदर अपना वर्ल्ड ऑर्डर चला रहा होता है। कोई भी मुल्क अगर अपनी दफ़ाई सलाहियत को मजबूत करने की कोशिश करता है तो अमेरिका फ़ौरी तौर पे उसे स्नब करता है। पाकिस्तान मजबूरी के साथ, या आप कह लें कि किसी शराकतदारी के साथ, अमेरिका का 9/11 के बाद एक पार्टनर रहा है। और उसकी हमने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं। हमारे शोहदा ये जो दहशतगर्दी के अंदर शहीद हुए हैं, हमें रोज़ाना ही लाशें उठानी पड़ी हैं, और शोहदा की मैयतों को कंधा जो है ना, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान उनके लवाहकीन ने दिया है। और इस पे पूरी दुनिया गवाह है कि हमने दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कीमत चुकाई है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनी पे पाबंदी लगाई थी, और उसके अंदर भी जो पाकिस्तान की सरकारी कंपनी है, उसको भी उन्होंने हत्फ़े तनकीद का निशाना बनाया, और उस पे भी जो है उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। हमारा कौमी इदारा है जी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। हम फिर इस पे बात करते हैं कि चले प्राइवेट कंपनीज़ पे तो पाबंदी होगी, लेकिन एक उस मुल्क के अंदर जो एटमी ताकत है, और अपनी एटमी ताकत को जो है वो सही तरीके से जिसे कह रहे हैं कि महफूज और हर हवाले से सिक्योर हमारा जो एटमी प्रोग्राम है। तो अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ऐसी पाबंदियाँ पाकिस्तान पे क्यों लगा रहा है, जबकि जो बाइडेन की हुकूमत जा रही थी, और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपना, जिसे कहते हैं कि, सदारती हलफ नहीं उठाया था। अच्छा, इस पे एक तो जो बात है ना वो ये है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की कोई पार्टनरशिप की अब ज़रूरत नहीं रही। अगर हम इसको सियासी पस मंज़र में देखते हैं तो रिचर्ड गर्नेल, जो उनके अभी एलची मुकर्रर हुए हैं वेनेज़ुएला और नॉर्थ कोरिया के, उनके पे दर पे इमरान खां के आज़ादी, इमरान खां को रिहा करो, हकीकी आज़ादी के ट्वीट जो है ना, वो भी एक पाकिस्तान की सियासत में भूचाल पैदा किए हुए हैं। अभी क्योंकि उनकी सरकारी हैसियत नहीं आई, इस वजह से शायद फ़ॉरेन ऑफिस उस हवाले से उसका जिसे कह लें कि जवाबी बयान वो नहीं दे रहे। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से ख़ाइफ़ क्यों हो गया है? 2 इसमें नुक्ता नज़र है। एक पहलू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के दोस्त हैं। इसकी वजह से वो उस किस्म के मुकदमात का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को भी, और इमरान खान साहब भी अडयाला जेल के अंदर हैं। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि वो मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है। इमरान खान ने मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ जो है ना वो तहरीक शुरू की थी। एक वजह तो ये भी बयान की जाती है, और रिचर्ड गर्नेल जो उनके मुशीर हैं, उनसे ये झलक भी नज़र आ रही है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? देखें, चीन हमारा जो है ना एक बड़ा ब्रादर मुल्क है, और उन्होंने हर अच्छे मौके पे हमें जो है साथ दिया, हर बुरे मौके पे भी उन्होंने साथ दिया। वो हमारी खुशी में शरीक रहे हैं, और गम में भी पूरी तरह शरीक रहे हैं। सी पैक गुज़श्ता कोई 2 ढाई साल से बंद था। अब सी पैक का अगला फ़ेज़ शुरू हुआ है, और जब चीन का इधर वफ़्द आया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत और चीन की हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पे सी पैक पे पेशरफ़्त तेज़ हो गई। जब ये पेशरफ़्त तेज़ हुई है, तो प्रोजेक्ट डेफ़िनेटली उसके अंदर प्रोजेक्ट आगे बढ़ने थे। तो जो सी पैक के मंसूबों की बहाली है ना, ये अमेरिका को तो किसी सूरत भी पसंद नहीं है। और इसमें ये भी है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का अब झुकाव जो है वो चीन की तरफ तो है, ज़ाहिर बात है, हमें उनकी ज़रूरत भी है। तो इस वजह से जब ये काम पहले रुका हुआ था, तो आप अगर थोड़ा-सा पीछे इसका पस मंज़र देखें, तो जो बाइडेन जब अपने 4 साला मुद्दत जब वो टेन्योर में रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को कोई खैर-सगाली का कभी भी कोई पैगाम नहीं दिया। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सरकारी दौरे पे अमेरिका उन्होंने नहीं बुलाया। गो कि वो जाते रहे यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पे तकरीर करते रहे हैं, जो जनरल असेंबली के इजलास होते रहते हैं, वहाँ पे वो शरीक हुए, वहाँ पे उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन
उस तरीके से उन्हें मेहमान नहीं बुलाया गया, और ना ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका का, जिसे स्टेट गेस्ट कहते हैं, उसका उन्हें कोई बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया गया। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करते हैं तो तकरीबन 4 मर्तबा नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन ने सरकारी स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया। और अब इसमें देख लेते हैं कि पाकिस्तान, चीन एक तरफ आ गया, और उसमें अमेरिका की नाराज़गी का मैं पहलू तलाश कर रहा हूँ। अमेरिका की नाराज़गी का पहलू सीपैक की बहाली की सूरत में हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई तो इमरान खान साहब उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे, वो रूस चले गए। दूसरा पहलू उनका ये हो गया। तीसरा पहलू इमरान खान से जुड़ा है कि जब उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, उन्होंने साइफ़र का एक जो है ना लहराया भी साइफ़र, तो उस वक़्त जो बाइडेन की हुकूमत थी, ट्रंप नहीं थे उस वक़्त। तो ये 3 पहलुओं की वजह से वो हुआ नाराज़। अब उनका दबाव बढ़ गया पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पर। मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बात करें तो हम तकरीबन जो 3200 किलोमीटर मिसाइल जो हमारी रेंज है ना, हमने उसकी टेक्नोलॉजी हासिल की थी। अब अमेरिका के जो मुशीर हैं कौमी सलामती के, जॉन फाइज़ जिनका नाम था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हासिल कर रहा है जिसकी मार्क जो है वो जनूबी एशिया के बाहर अमेरिका तक हो सकती है। तो ये भी एक खटक गई। अब ज़ाहिरी तौर पे हम कौम हैं, हम एटमी क़ुव्वत है, लेकिन हमें एटमी क़ुव्वत का एहसास नहीं है। ये मैं आप हम उसको कोई उस तरीके से एहसास नहीं जानते। गो के अगर हम बात करें दुनिया के दूसरे ममालिक की, कि जहाँ पे उनके एटॉमिक पावर नहीं है उनके पास, उनको शिद्दत से एहसास होता है एटमी ताकत क्या होती है। तो अमेरिका अब कई सूरतों की वजह से पाकिस्तान को जो है ना वो एंगेज किए हुए है, और ये दबाव बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इस दबाव की वजह से जो है वो ये नहीं समझता अब अमेरिका के पाकिस्तान उनका दहशतगर्दी की जंग में कोई पार्टनर है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि अमेरिका इनखला कर चुका है अफ़गानिस्तान से, उनके यहाँ पे कोई स्टेक पे नहीं है। और जब इनखला हुआ था तो उस वक़्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने हमें एतमाद में नहीं लिया। उनके यहाँ यहाँ जल्दी से जाने पर तालिबान की हुकूमत वहाँ पे जो अबूरी क़यादत की सूरत में आई, तो वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुई, और पाकिस्तान के अंदर फिर यही हुआ कि जब अमेरिका चला गया, तो वहाँ पे कोई सिक्योर एरियाज़ नहीं थे। वहाँ पे जो तालिबान थे उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, पाकिस्तान की जो है मुख्तलिफ इलाकों पे हमले करने शुरू कर दिए। एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान ने इसकी शिकायत कुछ मुल्कों से की कि अमेरिका जाते वक़्त अफ़गानिस्तान में हमें एतमाद में नहीं लेके गया। अब एतमाद में लेते भी नहीं, ज़ाहिर बात है वो एक ताकतवर मुल्क है, और उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आखिर में एक सवाल सिर्फ़ ये छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत को अमेरिका ने इजाज़त दी हुई है कि वो बैरून मुल्क से अपनी टेक्नोलॉजी हासिल करे और अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद मज़बूत करे। पाकिस्तान पे पाबंदियाँ क्यों? पाकिस्तान IAEA जो एटॉमिक एनर्जी का कमीशन होता है, उसका भी मेंबर है। कभी लीकेज हमारी तरफ से सामने नहीं आई कि हमारे एटमी असासे मज़बूत नहीं है। तो अमेरिका का ये दबाव क्यों है? लेकिन मैं इसका एक छोटा-सा जवाब अब दे के अगले मौज़ू की तरफ बढ़ूँगा कि नई हुकूमत आ रही है, तो नई हुकूमत की वजह से जो है वो अमेरिका एक पाकिस्तानी हुकूमत को दबाव में रखना चाह रहा है। कुछ लोग इसे सियासी दबाव कह रहे हैं, कुछ लोग चीन की तरफ हमारा जो ज़्यादा झुकाव हुआ, वो भी इसको दबाव करार दे रहे हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आए तो उनको नेगोशिएट करने में आसानी हो, और आते वक़्त उन्हें कोई नए सिरे से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़े। ये तो अमेरिका के पाकिस्तान पे दबाव की सूरत-ए-हाल है। अब हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर एक शाही शादी हुई है, और उसकी याद जो है ना वो मुग़ल-ए-आज़म जैसे हमारे पहले मुग़ल बादशाह थे, उनकी याद ताज़ा हो गई है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनको लोग कहते हैं कि वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। वो ज़ाहिर बात है 3 बार के अगर वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो अल्टीमेट उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ महसूस हो ही जाती है। अब हुआ क्या है जी? हुआ ये है कि हुसैन नवाज़ साहब के बेटे की शादी थी, ज़ैद हुसैन उनका नाम है। वो पोते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के, और उनके चचा हैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी फूफो है वज़ीर आला पंजाब, यानी कि 3 ओहदे ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब उनकी फूफो हैं, शहबाज शरीफ उनके जो प्राइम मिनिस्टर चचा हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ जो उनके दादा हैं, वो
मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। हुआ ये कि ये शादी हुई जी, इसमें 500 के करीब मेहमान बुलाए गए और 500 मेहमानों को सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। उनके लिए 100 के करीब सरकारी गाड़ियाँ जो है ना मुख्तस कर दी गई और उनको लाहौर के तमाम अच्छी जगहों की सैर करवाई गई। और 78 गाड़ियाँ तो उसमें वो थी कि जिसमें सरकारी ये जो स्टेट गेस्ट की गाड़ियाँ होती हैं, ये जो आपके चीफ मिनिस्टर इधर दौरा करते हैं, आपके दूसरे मुल्कों के वफ़ूद दौरा करते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट पूल के अंदर गाड़ियाँ होती हैं। ये 78 गाड़ियाँ उनके लिए मुख्तस कर दी गई, उनके लिए ड्राइवर मुख्तस कर दिए गए, उनके लिए चीफ सेक्रेटरी जो थे, वो भी बिल्कुल लाइन बना के ऐसे हाथ बाँध के खड़े हुए थे, कमिश्नर हाथ बाँध के खड़े हुए थे, आईजी पंजाब उनके सामने हाथ बाँध के खड़े हुए थे, कमिश्नर, डीसी सारे लोग उनके आगे हाथ बाँध कर खड़े हुए थे। एसएसपी सिक्योरिटी ने ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ना अपने ज़िम्मे ली, इन 500 मेहमानों को शाही मेहमान बना के लेके गए हैं शाही किला। शाही किले जी उनका कल 6 बजे एक शाही प्रोटोकॉल हुआ है और शाही किले के अंदर उन्हें बाकायदा तौर पे स्टेट गेस्ट के मेहमान के तौर पे एंटरटेन किया गया है। इसके अलावा जो सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, मतलब स्टेट गेस्ट हाउस है, उसके अंदर भी ये मेहमान ठहरे। पीकॉम है, उसके अंदर भी इनके कमरे बुक थे और भी जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस थे पंजाब के या वफाक के, उनके अंदर भी इनको ठहराया गया। अब ये सारे लोग गए हैं जी उधर, सबसे पहले ये आलमगीरी गेट पर गए हैं। वहाँ इन पे ये जो रंगीला रक्षा बना होता है, ये जो ख़ास टूरिस्ट के लिए बनाया गया, वहाँ इन मेहमानों को बुलाया गया। उसके बाद ये हज़ूरी बाग गए हैं। उसके बाद इन्होंने अल्लामा इकबाल के दरबार पर हाज़िरी दी है, बादशाही मस्जिद इन्होंने देखा है। फिर इन्हीं लोगों को इन्हीं रक्शों पर बैठाकर शीश महल लेके गए हैं, अरसगाह लेके गए, वहाँ इनका फ़ोटो सेशन हुआ। वहाँ पे रात में सुना ये गया है कि वहाँ पे दनक डांस भी होता रहा है, मौसीकी की महफ़िल भी हुई है, लेकिन वो तहज़ीब के दायरे में हुई है। कामरान लाशारी साहब उन्होंने एंटरटेन किया इन सबको। कामरान लाशारी बुज़ुर्ग तरीन सियासी अफ़सर हैं पाकिस्तान के। उनकी कोई 78 साल उम्र है, लेकिन वो 78 साल के बाद भी उधर हैं। और इस तरह अगर आप शाही किले पे बात करते हैं तो वो तो हमारा नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे इस किस्म की तकरीबात पे मुकम्मल पाबंदी है। सवाल ये उठता है कि पंजाब हुकूमत ने उसकी पाबंदी कैसे लिफ्ट कर दी? क्या पाकिस्तान के अंदर 2 कानून है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पोते की शादी होगी तो वो शाही महल में होगी और आम आदमी की अगर शादी मैरिज हॉल में होती है तो उसको 10 बजे से पहले बंद करवा दिया जाता है। और ये जो सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल, ये जो शेफ़ जो 90 शारा से शेफ़ थे, वो उनका लंच लेके जाते रहे हैं, उनका ब्रेकफ़ास्ट, उनका रात का खाना, ये किस वजह से होता रहा? ये तो अब बहरहाल के बड़ा एक जिसे कह लें डिबेट वाली बात है कि वो मुल्क जिसका 62,881 अरब रुपए कर्ज़ा है और उसके सरकारी चंद दिन पहले जो बेवा थी, उसको पेंशन के हक़ से महरूम कर दिया गया। पंजाब हुकूमत पेंशन कटौती कर रही है, लेकिन उस मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ के पोते की शादी हो रही है, तो रायवेंड को पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने पूरे तरीके से पूरे रायवेंड को सजा दिया गया है और बरकी कुमके कुमके लगा दिए गए वहाँ पर और जितनी भी वहाँ पे बेल्ट थी, ग्रीन बेल्ट, वहाँ पे फाउंटेन लगा दिए गए। वो जो दरख्त थे वहाँ पे वो जैसे वो लाइटें होती हैं, उनको लगा दिया गया। अब ये किसका विज़न है जी? क्या सरकारी अखराजात में इसकी शादी जो है वो कम हो रही है? अब वन डिश की पाबंदी भी वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वन डिश पे पाबंदी हुई होगी, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, वो वन डिश पे पाबंदी लगा के गई और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो खुद भी बड़े ख़ैर जो वन डिश पे बात आती है तो बड़े खानों के शौकीन हैं। मैं एक वाक़या कोट करना चाह रहा हूँ, 2 वाक़यात हैं इस ज़म्म में। एक ये था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा मरी गए और जब वो मरी रात को उनको स्टे हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सुबह पाए का नाश्ता करना है। तो उनके स्टाफ ने बताया कि मरी में ये पाए मिलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने फज्जे के पाए खाने हैं। तो हुआ ये कि वहाँ से मरी से एक हेलीकॉप्टर उड़ा, वो लाहौर आया और लाहौर में फज्जे के पाए तैयार हुए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मरी में फज्जे के पाँव का नाश्ता करवाया गया और उसका सरकारी हेलीकॉप्टर, जो एक हेलीकॉप्टर उनके लिए होता है, एक उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है, वो सरकारी जो हेलीकॉप्टर है मरी से उड़ के लाहौर, लाहौर से उड़ के मरी गया। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने फज्जों का नाश्ता किया। और एक इस ज़िम्न में एक और वाक़या सुना दूँ
یہ ترکی میں پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے یہ واقعہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنا ایک انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 1999 میں ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور بڑا خوفناک زلزلہ آیا۔ اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ تھے سلمان دیمرل۔ تو کہتے ہیں کہ سفیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے فون آیا وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کا کہ نواز شریف صاحب ترکی آنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس وقت ترکی میں تو ایک قیامت صغریٰ ہے اور لوگ جو ہے نا وہ مر رہے ہیں زلزلے کی وجہ سے، اور اس کو ہم سرکاری گیسٹ کے طور پر انہیں کیسے انٹرٹین کریں گے؟ ترکی اس وقت جو ہے غم کی جسے کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، پرائم منسٹر آنے کی ضد کر رہے ہیں، تو آپ ان سے بات کر لیں۔ ایک ہفتہ گزرا، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے وہ فون کا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا میں نے آنا، تو اس کے بعد میں نے ان کا انتظام کروایا۔ وہ آگے جی ترکی کے اندر جب وہ آئے ہیں تو اس کے اندر وہ سرکاری مہمان کے طور پہ آئے ہیں، تو وہ استنبول ٹھہرے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب استنبول میں ٹھہرے ہیں تو میاں صاحب نے کہا کہ یہاں کا وہ کبابی بڑا اچھا ہے، مجھے پسند ہے، چلو اس کا جو ہے نا کباب کھانے چلتے ہیں۔ سفیر صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب اگر آپ وہاں پہ جائیں گے، کانوائے آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے باہر جو ہے نا روٹ لگے گا، آپ جب وہاں پہ بیٹھیں گے تو ترکی کے عوام کیا سوچیں گے کہ آپ یہاں پہ پرسہ دینے آئے ہوئے ہیں اور آپ کباب کھانے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے میں کچھ ارینجمنٹ کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ کباب کو ادھر منگوا لیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میاں صاحب اگر کباب یہاں پہ منگوائے تو آپ کیونکہ ایک VVIP گیسٹ ہیں تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کے کھانے کو چیک کیا جائے گا، اس کو میں کوئی اور انتظام کرتا ہوں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ ایسا کریں کہ کل ہم جب جائیں گے تو اس کو جو ہے آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ رکھوا دیجیے گا۔ اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انقرہ جانا تھا۔ انقرہ جب وہ جہاز میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے سفیر سے پوچھا کہ آپ نے وہ کباب رکھوا دیے؟ میں نے کہا جی رکھوا دیے۔ جب وہ اندر بیٹھے ہیں تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کباب کہاں پہ ہے، جس کے بعد انہوں نے کباب وہاں پہ کھائے، اور کھانے کے بعد وہ انقرہ میں جو ان کا ایک گیسٹ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا وہاں بھی انہوں نے پورا ہاتھ صاف کیا ہے، اور اسی شیف کو ترکی کے سفیر کے مطابق انہوں نے پاکستان کے اندر 7 روز کا مہمان بھی قرار دے دیا تھا۔ 2 واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو اس وقت جو ہے کس سیاسی کیفیت میں مبتلا ہے، کس معاشی کیفیت میں مبتلا ہے، اور پاکستان کے یہ حکمران جو دعویٰ کرتے ہیں عوام پہ حکمرانی کا، عوام کے دلوں پہ راج کرنے کا، وہ قومی خزانے کو کس طرح لوٹتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ندیم بصرہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔